हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। भाई पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, फोर्स निकाला था किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका मूव करके जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वही बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ क्या दिया था, दो साइंटिस्ट थे, एक बायो एक दूसरा क्या था सवार्ट्स। तो दोनों ने मिलकर इस लॉ के बारे में बताया था, तो इसका नाम क्या रख दिया भाई, बायो-सवार्ट्स लॉ। तो इस लॉ ने क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन हमने क्या दी भाई, इट डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। यानी कि ये हमें बताएगा किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कितनी है, किसकी वजह से, एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम आपको समझाता हूं, तो डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम कोई भी एक करंट एलिमेंट मान लेते हैं, ये एक्स वाई, हमने कोई भी एक करंट एलिमेंट मान लिया, हम बता देते हैं भाई इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कितना करंट फ्लो करेगा, आई करंट हमारा फ्लो करके जाता है इसके अंदर। अब कोई हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया भाई, पी पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया यहां पर, ये हमने पी पॉइंट एज्यूम कर लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू बतानी है कि इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो भाई जो हमारे पास ये जो हमने करंट एलिमेंट लिया है एक्स वाई, इसकी लेंथ हम कितनी भी मान लिया, हमने एल एज्यूम कर ली, इसकी लेंथ हमने एल मान ली। ठीक है, अब इसके हर एक पॉइंट क्या करेगा, अलग अलग क्या होगी भाई, अलग अलग पोजीशन होगी, इस पॉइंट की अलग अलग एंगल बनाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका एक स्मॉल एरिया एलिमेंट क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी मान ली, हमने डीएल मान ली। अब करंट तो इसमें से भी सेम ही तो जाएगा भाई, यानी स्मॉल एरिया एलिमेंट स्मॉल लेंथ हमने एज्यूम की है डीएल, अगर इसमें से करंट आई जा रहा है तो इसमें से भी करंट क्या जाएगा, आपका आई करंट ही जाएगा। अब हम कह देते हैं कि जो ये एरिया एलिमेंट हमने यहाँ पर एज्यूम किया है, इस पी पॉइंट के साथ ये क्या बना देता आपका, इस पी पॉइंट को बिल्कुल परपेंडिकुलर ना लेके हम थोड़ा सा अपवर्ड या डाउनवर्ड में ले लेते हैं, तो इसके साथ क्या बनाता है ये, हम मान लेते हैं यहाँ पर ये थीटा एंगल आपका बनाता है यहाँ पर। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया, और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, आई करंट हमारा फ्लो करके जा रहा है भाई। ठीक है, तो इस ओ पॉइंट के ऊपर जो करंट है आई, इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की कितनी वैल्यू होगी, हमें वो चीज निकालनी है। तो देखो जब हमने फोर्स बताया था पिछले टॉपिक के अंदर कि किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उसमें हमने क्या बताया था कि जितनी ज्यादा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की होगी उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यहीं पर हमने इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी वजह से, इस करंट की वजह से। अब इसके अंदर जितना ज्यादा करंट हम लेंगे उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जाएगी। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि O से लेकर जो P पॉइंट है दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली भाई, R डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखा देते हैं भाई, B से दिखा देते हैं, लेकिन यहां पर हमने स्मॉल करंट एलिमेंट सिलेक्ट किया है जिसकी लेंथ क्या है, डीएल है। तो इस डीएल लेंथ के अंदर जो करंट है, यानी स्मॉल लेंथ की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी कैसा आएगा, स्मॉल आ जाएगा भाई, डी भी हम उसको लिख लेते हैं। तो ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, सबसे पहले डिपेंड करेगा एक करंट के ऊपर कि करंट की वैल्यू उसके अंदर कितनी है फर्स्ट। आपने याद रखना ये एक्सपेरिमेंटली ये बातें हमें बताई गई थी, तो हमें एज इट इज ये बातें याद रखनी है। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमने इसकी लेंथ ली है डीएल, अगर हम इसकी ज्यादा लेंथ ले लेंगे, अगर हम ज्यादा लेंथ लेंगे तो उसके अंदर करंट का अमाउंट भी ज्यादा होगा भाई, यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर हम लेंथ कम ले रहे हैं तो इसके ऊपर कम पॉइंट होंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कम इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड भाई। थर्ड हम मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये एंगल के ऊपर, इस थीटा एंगल के ऊपर। तो इस थीटा एंगल को हम किससे दिखा देते भाई, साइन थीटा। पहले हमने बताया था कि ये किसके अंदर जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी भाई, जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली हो जाएगी भाई, स्फीयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास ये चार इक्वेशन आ जाती है, इन चारों को जब हम मिलाते हैं
तो यहाँ से मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है dB, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो क्या होगा I dl sin थीटा डिवाइड बाई आपका क्या बचेगा भाई r स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हमें हटाना होता है, तो यहाँ पर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाएंगे k इंटू में I dl sin थीटा डिवाइड बाई क्या आएगा भाई आपका r स्क्वायर। और आपको पता है कि k आपके पास k की वैल्यू क्या होती है, एक SI सिस्टम के अंदर k की वैल्यू आपके पास होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और CGS सिस्टम में कितने होते हैं भाई, k की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है आपकी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको ये सारी बातें बताई थी डिटेल में, और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी कितनी होती है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई यहाँ से k इंटू में I dl sin थीटा। अगर मैं यहाँ से sin थीटा को हटाता हूँ तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो सिर्फ आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली ये चीजें शो करके बताई गई थी हमें, तो उन चीजों को मैं एज इट इज पर कोई चेंज मेंटेन के अंदर नहीं आएगा। पहले करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर, एंगल के ऊपर और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनको मिला के हमने इसकी वैल्यू निकाल दी हुई। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं भाई, ये हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई। अगर हम इसको लिखते हैं भैया नेक्स्ट जैसे ये आई है, अगर मैं इसके अंदर k की वैल्यू पुट करता हूं तो dB की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या होगा भाई I dl sin थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा हटाता हूँ तो हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट बन जाएगा, तो dB की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या होगा भाई I dl क्रॉस क्या लगाएंगे यूनिट वेक्टर, हम r वेक्टर लगा देंगे भाई, ठीक है। तो r वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, r वेक्टर से डिवाइड करें तो नीचे क्या हो जाएगा भाई इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम करेंगे यहाँ से, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे ऐसे कर देते हैं हम dl क्रॉस में r यूनिट वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर होता है आपको पता है भाई किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। r dl क्रॉस r यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया, यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है r वेक्टर डिवाइड बाई r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब हम इसकी जगह ये पुट करें तो r वेक्टर ऊपर आ गया, नीचे स्क्वायर का एक मैग्नीट्यूड हो रहा है, तो नीचे क्या जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आता है। अब इसके अंदर देखो अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई क्या है भाई इस स्मॉल लेंथ की वजह से आई है, ठीक है। अगर हम कैपिटल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही स्मॉल स्मॉल पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड करेंगे और सभी का लास्ट में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। लेकिन वो प्रोसेस आपके लिए क्या हो जाती है बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इसके लिए अगर हम ये कर दें कि दोनों साइड में हम क्या कर देते हैं भाई इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड का, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r वेक्टर का क्यूब। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी भाई इस करंट एलिमेंट की वजह से। अब देखो ये तुमने दिखा दिया, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगी यहाँ पर हमारा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट आया है dl और r का, यानी कि जो हमने लेंथ मानी है और जो डिस्टेंस है इन दोनों का। अगर हमें इसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ जाए तो आप डायरेक्शन किससे दिखाओ भाई, इसकी जो डायरेक्शन दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी भाई राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इसकी जो डायरेक्शन दिखाई जाएगी डायरेक्शन ऑफ dB किससे दिखाई जाएगी भाई राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल इस तरह से, ठीक है। आपका जो थंब वो क्या दिखाएगा करंट की डायरेक्शन दिखाएगा, और जो कर्वेचर ऑफ फिंगर होगी इसको दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे कि क्लॉकवाइज आएगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी, और जो करंट आपका वो इनवर्ड होगा या फिर क्या होगा आउटवर्ड होगा। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी भाई इसमें, इससे हम इसकी डायरेक्शन बता देते हैं। अब देखो जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आती है,
अगर हम इसको क्या कर देते भाई करंट डेंसिटी की फॉर्म में इसको दिखाते हैं, देखो बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या दिखाएंगे करंट डेंसिटी की फॉर्म में दिखा देते हैं, हमारे पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ जाती है भाई dB की। देखो इसके अंदर मैं लिख देता हूं यहां पर, अब हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है dB की, हमारे पास क्या है भाई म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही वैल्यू आई कि हमारे पास। अगर साइन थीटा लगाएंगे तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा हटाओगे तो ऊपर आर से आर वेक्टर से मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे क्या हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा आपके पास। अब देखो इसमें क्या होगा भाई, अगर हम इसको दिखाते हैं करंट डेंसिटी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, तो देखो इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम करंट डेंसिटी की फॉर्म में दिखाएंगे तो आपको पता भाई करंट डेंसिटी को हम किससे दिखा देते हैं, जे से दिखाते हैं भाई। और जे का फार्मूला आपके पास क्या होता है, फ्लो करंट पर यूनिट एरिया, ये होता है भाई आपका, ठीक है। अब इसके अंदर देखो फ्लो करंट पर यूनिट एरिया अगर आपका आता है तो ये मेरे पास क्या है करंट डेंसिटी है, और यहाँ पर करंट तो है लेकिन साथ में क्या उसकी लेंथ भी है, यानी आईडीएल के अंदर हमें क्या करना है इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां से अगर मैं ये कर देता हूं J इक्वल टू में आई डी एल से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डी एल से मैंने इसको क्या कर दिया भाई डिवाइड कर दिया, ये बात आपकी समझ में आ गई भाई। डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएल से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो आईडीएल ऊपर वाला तो एज इट इज आपका रह जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर ये एरिया है, एरिया इनटू में लेंथ क्या होता है आपका वॉल्यूम हो जाता है भाई। तो यहाँ पर स्मॉल लेंथ है डीएल, तो आपका जो वॉल्यूम आएगा वो भी कैसा आएगा स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा, यानी एरिया इनटू में हाइट करते हो आप या एरिया इनटू में लेंथ करते हो तो आपका क्या आता है वॉल्यूम, लेकिन स्मॉल लेंथ है तो वॉल्यूम कैसा आ जाएगा आपका स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो करंट डेंसिटी की वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ गई भाई आई डी एल डिवाइड बाई डीवी। लेकिन देखो यहाँ पर कहीं पर भी जे की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका आईडीएल है। तो इस आईडीएल की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आईडीएल की वैल्यू क्या होगी आपके पास जे इंटू में डीवी करंट डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो ये वैल्यू यहां से हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो डीपी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, डीपी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी भाई म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू में हो जाएगा आईडीएल की जगह पुट कर दिया भाई जे इंटू में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में हो जाएगा भाई आपका डीवी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस तरह में आ जाती है भाई करंट डेंसिटी की तरह में हम इसको दिखा देते हैं भाई, ठीक है। अब देखो ये तो हमने दिखाया इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में, समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि करंट डेंसिटी हम जे से दिखा देते हैं, जे का फार्मूला लिख दिया आई डॉट ए। लेकिन यहां से अगर इस फार्मूले से देखें तो जे हमारा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या है आईडीएल है, तो इस आईडीएल को हम चेंज कर सकते हैं, बाकी तो सारी क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है भाई। तो आईडीएल को हमने इस तरह से चेंज कर दिया यहाँ से करंट डेंसिटी की फॉर्म में डीएल से मल्टीप्लाई डीएल से डिवाइड करके, फिर आईडीएल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये आपका जो फार्मूला निकल के आ गया ये किस फॉर्म में आ गया भाई आपका करंट डेंसिटी की फॉर्म के अंदर ये फार्मूला आपका आ जाता है भाई। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इसको कि जो ये आया जो बायोस वर्ड्स इसको हम चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में इसको देखेंगे। यहाँ पर हमने किस फॉर्म के लिया था भाई करंट डेंसिटी की फॉर्म में, लेकिन अब की बार हम किस फॉर्म में लेंगे इसको चार्ज और वेलोसिटी की फॉर्म में। देखो यही फार्मूला आपने ध्यान रखना है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। चार्ज और वेलोसिटी टर्म में हम इसको क्या करेंगे भाई आपका दिखाएंगे कि चार्ज और वेलोसिटी टर्म में किस तरह से आपका जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा चार्ज और वेलोसिटी टर्म में आप इसको किस तरह से दिखाओगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है आईडीएल है, हम इसी को चेंज कर सकते हैं। एक बार पहले हमने करंट डेंसिटी की टर्म में चेंज किया था, अब हम क्या करेंगे इसको चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में इसको चेंज करेंगे। तो देखो यहां से भाई अगर हम आईडीएल को लेते हैं आई, सबसे पहले देखो जो करंट होता है भाई आई वो किसके इक्वल होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम,
क्या वो इंटू में क्या लिख सकते हैं भाई, नीचे डी टी लिख सकते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आईडीएल है, अगर मैं यहाँ से आई डीएल करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या वो बाई डी टी इंटू में क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आईडीएल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आईडीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो डिवाइड बाई डी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं क्या इंटू में डीएल डिवाइड बाई dt। तो लेंथ डिवाइड बाई टाइम आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हम वेलोसिटी टर्म में दिखा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। तो आई डॉट डीएल किसके इक्वल हो जाएगा भाई, क्या वो इंटू में v। तो क्या वो v की टर्म में आ गया भाई। अब यहां पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपके पास dB की क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू में आईडीएल से क्या लिख देंगे भाई, क्या वो इंटू में v इंटू में आपका क्या होगा साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा को हटाओगे तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ये हो जाएगा क्या वो क्रॉस v। ठीक है, इंटू में डिवाइड बाई में आपका क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी इस टर्म के अंदर चला जाएगा, और साथ में जब साइन थीटा को हटाओगे तो आपका क्या लगेगा, एक यूनिट वेक्टर भी तो लगेगा, इसके जगह हमने लिख दिया और नीचे फिर क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा भाई। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम बायो-सावर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के अंदर में। अब देखो बायो-सावर्ट्स जो लॉ होता है भाई उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती हैं, कि ये कंडीशन होती है इसकी कुछ कि जो बायो-सावर्ट्स लॉ वो किस तरह से लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आपके पास क्या आएगी भाई, कि सबसे पहले क्या होगा सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सिमेट्रिकली चार्ज या करंट डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो आपका जब चार्ज होगा और जो करंट होगा वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए किसी वायर के अंदर। ये नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर आपका ज्यादा होगा या एक पॉइंट के ऊपर आपका कम होगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है ये भाई शॉर्ट जो आपकी वायर होती हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है भाई, एप्लीकेबल फॉर वेरी शॉर्ट कंडक्टिंग वायर, वेरी शॉर्ट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो बहुत ही छोटी कंडक्टिंग वायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके देखोगे तो छोटी से छोटी कितनी छोटी वायर ले सकते हो आप, बहुत छोटी वायर ले सकते हो। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए ये चीज करनी मुश्किल होती है, जो शॉर्ट वायर होती है सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं एज्यूम हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखो जो दूसरा हमारे पास जो बायो-सावर्ट्स लॉ ये क्या होता है भाई, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ होता है उसके साथ क्या करता है ये आपका मिलता जुलता होता है, यानी उससे क्या करते हैं इसको कंपेयर करते हैं। तो किस तरह से इन दोनों बीच में सिमिलरिटी आती है, किस तरह से डिससिमिलरिटी आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो भाई इसके एक स्पेशल केसेस करते हैं, उनको करने से पहले हम तो फर्स्ट हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी डीबी, इसकी क्या वैल्यू आई थी भाई हमारे पास, डीबी की वैल्यू आई थी हमारे पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में क्या आया था आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आपका क्या आता है भाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस आता है आपका, अगर आपका थीटा क्या हो जाता है भाई 0 डिग्री हो जाता है। अगर आपका थीटा 0 डिग्री हो जाता है यानी कि जो हमने डायग्राम बनाया था भाई, यहाँ पर हमारे पास पी पॉइंट के बीच में और ओ पॉइंट के बीच में एंगल बनाया था थीटा। तो अगर ये थीटा आपका 0 हो जाता है यानी इसका मतलब क्या, पी पॉइंट आपका कहां पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, तो इसके अंदर डीबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पी पॉइंट हमारा इस वायर के एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपका नहीं होगा, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास क्या होता है, अगर थीटा हमारे क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल डिवाइड बाई क्या होगा आर स्क्वायर। तो इस केस में आपकी क्या हो जाएगी भाई मैक्सिमम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या आते हैं केस आते हैं। अब हम क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं भाई कूलम्ब्स लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ के बीच में।
तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों बीच में सिमिलैरिटी देखते हैं भाई, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ एंड बायो-सवर्ट्स लॉ। तो इनके बीच में सिमिलैरिटी देखते हुए हम, तो सिमिलैरिटी देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सी सिमिलैरिटी आती हुई, दोनों हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ओल्डर होते हैं भाई, ठीक है, लॉन्ग रेंज ओल्डर, लॉन्ग रेंज ओल्डर की तरह क्या करेंगे, काम करते हैं। और सेकंड हमारे पास क्या होता है भाई, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर के, ठीक है, यानी दोनों के बीच में क्या आती है आपका आर स्क्वायर आ जाता है भाई, जिसको हम क्या से दिखा देते हैं भाई। और थर्ड हमारे पास क्या होता है भाई, तो देखो इसके अंदर एक तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो गया भाई, ये ज्यादा डिस्टेंस तक लगेंगे। दूसरा क्या होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर के। अगर हम इनके बीच में क्या देखते हैं, डिसिमिलैरिटी देखते हैं भाई, डिसिमिलैरिटी। तो देखो कूलम्स लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चार्जेस के ऊपर, यानी Q1 और Q2। लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, आइडियल आ जाता है भाई, करंट और लेंथ आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो कूलम्स लॉ होता है भाई, उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है आपका, वो क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके अंदर जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है भाई, ठीक है। कूलम्स लॉ के अंदर आपका कोई भी आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो आपका ये आ जाता है भाई, अगर हम देखते तो ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये किसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है भाई, आपका करंट और इसके बीच में आपका डिपेंड करेगा भाई। दूसरा ये जो कूलम्स लॉ होता है वो आपका थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, यानी एंगल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो बायो-सवर्ट्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो जो जो चीज आपने पढ़ी है इसके अंदर, उन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर देंगे, तो वही चीजें हमारी क्या हो जाती है, कंपैरिजन हो जाती है बायो-सवर्ट्स लॉ के बीच में और कूलम्स लॉ के बीच में भाई। तो आज के अपने इस टॉपिक में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज आपके पढ़ने के लायक है, जिन जिन चीजों को आपने पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कैसे भी जो भी आती हैं। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको ये टॉपिक जैसा भी लगे आप मुझे बता सकते हैं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।